सो हेलो बच्चों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ढोंगी बाबा चैनल पर। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चाएं की थी। आज वर्क पार एनर्जी पर चर्चा करने वाले हैं। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ये चैनल मेरे उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है जिनका फिज़िक्स में डब्बा गोल हो रहा है और कमिंग 2 से 3 महीने में नीट का एग्ज़ाम है। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, फिज़िक्स से बेड़ा पार कैसे होगा। बायो हो जाती है, केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत हो जाती है, पर फिज़िक्स कतई नहीं हो पा रही है। और जहां हमने अपने होप्स बिल्कुल लूज़ कर दिए हैं, तो उन्हीं सब बच्चों के लिए मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसका नाम है स्टीरॉयड सीरीज़। सिंपली क्या करना है आपको, जो मैं लेक्चर्स बता रहा हूँ ना बेटा, बस उतना देख लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं बस। हमेशा ध्यान रखो, नीट का 75% तक का जो पेपर होता है फिजिक्स का, वो इजी सेक्शन का होता है। पर जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी में टफ मीडियम सब पढ़ते हैं, है ना। तो क्या होता है, बच्चा उस टफ रीजन को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि फिजिक्स उससे नहीं बनेगी। पर असलियत अगर सिर्फ मेरी बात यह है कि भाई मुझे नीट निकालना है सर, मुझे एमबीबीएस चाहिए, मुझे टॉपर नहीं बनना, 720 में से 720 नहीं लाने, तो आप सिंपली इन लेक्चर्स को देखकर और जितना इसमें कंटेंट है उतना देखकर आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आज वर्क पार एनर्जी पर चर्चा करते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क पार एनर्जी। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, भरपूर क्वेश्चंस आते हैं, भरपूर, है ना। और इजी भी बहुत है भी कुछ नहीं ज़्यादा। देखो, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर वर्क। वर्क किसे कहते हैं, देखो फिजिक्स किसे, देखो बायोलॉजी तो कैलोरीज वगैरह के ऊपर है ना। हम बात कर रहे हैं कि भाई वर्क फिजिक्स क्या कहती है। फिजिक्स वर्क को कहती है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाए, कोई भी बॉडी हो जिस पर कोई फोर्स लग रहा हो, मान लो एफ वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में वर्क करेंगे अपन, और इस बॉडी का कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डी वेक्टर बोल देता हूं इसे, तो वर्क डन कहते हैं एफ डॉट डी को। ये ध्यान रखना, एफ डॉट डी। और जब भी कभी आपको ऐसा दिख रहा हो जैसे कि सर्कुलर मोशन में होता है, कहीं पर भी कोई सर्कुलर मोशन का सवाल आए और आपको दिख रहा है कि भाई ये सर इसमें पार्टिकल जो है ना सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और ये रस्सी है, तो वो कई बार ऐसे कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछते हैं कि बताओ रस्सी के कारण से कितना वर्क डन हो रहा है। ऐसे सवाल हो सकते हैं कुछ, है ना। तो ध्यान रखो कि देखो रस्सी में टेंशन इधर है और इसका जो मोशन है पार्टिकल का वो इधर है, यानी मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और जो फोर्स है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, हमेशा ही 90 डिग्री बना रहेगा। तो ये चूंकि डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं जानता हूं कि ये होता है एफ डी कॉस थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है तो ये जीरो हो जाएगा ना। जब भी कभी वो ऐसी जगह पर कंफ्यूज करने की बात करें कि भाई जहां पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री में आ रहा है, तुम्हें परेशान नहीं होना, जीरो है आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव वर्क डन भी होता है, नेगेटिव वर्क डन भी होता है और जीरो भी होता है। नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब ये कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है। कॉस थीटा नेगेटिव कब होता है, जब थीटा ऑप्टियूज होता है। यानी जब भी कहीं आप ऐसी सिचुएशन देखें जहां पर ये ब्लॉक रखा है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और इनमें जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो बस आप समझ जाएं कि यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में ये ध्यान रखना, कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेता है, मान लो जैसे एक दीवार है ना, हम खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं ना, ऐसे बॉल लेते हैं, ऐसे दीवार पे फेंकते हैं, फिर कैच करते हैं। उसी तरीके से मैंने बॉल ली और बॉल फेंकी, ये बॉल दीवार पे फेंकी, अब ये बॉल यहाँ गई, इससे टकराएगी और टकराकर वापस आएगी, टकराकर वापस आई। तो वो कई बार कहता है कि जो वॉल के कारण से वर्क डन हुआ इस दौरान, कि वो टकराकर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पीछे आ गई, तो वर्क डन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या जीरो हुआ। ध्यान से समझना बच्चों, वर्क डन बाय वॉल का मतलब है कि भाई जब ये बॉल दीवार से टकराएगी, ध्यान से देखना, मान लो ये बॉल है, ये दीवार से जब टकराई, तो जब ये दीवार से टकराई तो दीवार के कारण से इस पर नॉर्मल लगा, यही नॉर्मल तो इस बॉल का डायरेक्शन पीछे पलटेगा। पहले इसका डायरेक्शन इधर था मोशन का, फिर इधर कर दिया, किसने किया, नॉर्मल ने किया। और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी,
हम जानते हैं कि जैसे ही ये बॉल थोड़ा सा आगे गई, यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ी, तो नॉर्मल तो हट जाएगा। नॉर्मल तो तभी तक लगेगा जब तक कांटेक्ट में है, और अगर ये हट गया, नॉर्मली हट गया, फोर्स ही हट गया, तो वर्क डन कैसे बताओगे? वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी। पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस थ्रो आउट डिस्प्लेसमेंट में फोर्स का बने रहना जरूरी है। मान लो जैसे ऐसे हो रहा है कि एक क्षण में तो फोर्स था, अगले वो आगे तो जा रही है गाड़ी, पर उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा क्योंकि नॉर्मल हट गया है, तो अब एफ डॉट डी नहीं रहेगा क्योंकि एफ तो जीरो हो गया ना अब उस पर। तो यानी सिर्फ एक क्षण भर मात्र के लिए नॉर्मल लग रहा था, तो इस केस में फिर ये डी जीरो लिया, सॉरी एफ जीरो लिया जाएगा इसमें, तो ये जीरो आ जाएगा वर्क डन। तो ऐसे कई बार सवाल पूछ लेता है वो कि भाई दीवार पर कोई भी चीज इंस्टेंटली कहीं मतलब रख कर जा रही है ना, उसके साथ ही देखो फोर्स के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में थ्रू आउट फोर्स बना हुआ है, तब तो वर्क डन है। अगर फोर्स सिर्फ क्षणिक था, डब्बा रखा हुआ है, मैंने उस पर हाथ मारा, टपाक वो आगे चला गया, अब बोलो वर्क डन कितना हुआ? तो फिजिक्स ये कहती है कि चूंकि आपने हाथ यहीं पर मारा है, अब आगे तो आपका हाथ साथ साथ जा नहीं रहा है ना, यानी अब उस पर फोर्स आगे मोशन में लग ही नहीं रहा है, तो वर्क डन जीरो है। समझे? एफ डॉट डी का मतलब है फोर्स थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट बना भी रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछते हैं वो, बहुत सारे वर्क पावर एनर्जी से बहुत सवाल बनते हैं, चिल्लर चिल्लर कंसेप्ट पर बेस्ड, तो ध्यान रखने वाली बात। यूनिट क्या होती है बच्चों वर्क की? हाँ जूल होती है ना, हाँ ध्यान रखें कि वर्क डन यूनिट जूल होती है, ठीक है। देन वी हैव पावर। अगली चीज हमारे पास आती है इसमें कि पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, है ना भाई, आप किस रेट से वर्क कर रहे हैं उसी को पावर बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है। अगर हम पावर की बात करें तो आपने जो टोटल वर्क डन किया है, ठीक है, तो टोटल वर्क डन और कितने समय में किया है अपॉन टाइम इज योर पावर। हाँ अब यहां पर ध्यान रखें, दिस इज एवरेज पावर। अभी इंस्टेंटेनियस पावर अगर पूछे वो आपसे, इंस्टेंटेनियस, तो वर्क डन को अपन लिख सकते हैं एफ डॉट डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं एफ डॉट वी। ध्यान रखो अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर पूछेगा तो आपको एफ डॉट वी का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और सॉरी, और अगर एवरेज पावर पूछेगा तो एवरेज पावर के लिए टोटल वर्क डन अपॉन टाइम करना है, बस ज़्यादा परेशान नहीं हो। दिस इज पावर, ओके। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। देखो यही बेसिक वो सारी बातें हैं जो अगर आप ध्यान रख लेंगे तो सवाल बनाकर आ जाएंगे वर्क पावर एनर्जी का, इसलिए ध्यान से देखते चलना सारी बातें, है ना। तो ये पावर आ गई। अच्छा पावर एफ डॉट वी, वर्क डन अपॉन टाइम, इन दोनों हिसाब को ध्यान रखने क्योंकि पावर पे क्वेश्चंस बनते हैं लगातार, है ना। नेक्स्ट वर्क पावर एनर्जी, तीसरी चीज आती है एनर्जी। एनर्जी के वैसे तो बहुत स्वरूप होते हैं, पर इस चैप्टर के लिए हमारे पास मेजरली दो ही स्वरूप हैं जो अपने को ध्यान रखना। एक तो यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमारे काम के लिए अभी यहाँ पर दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई अगर किसी मास m को मैं h हाइट पर ऊपर ले जाऊं तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी? mgh। और एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई स्प्रिंग दे रखी है जिसका मास है m और ये स्प्रिंग है k, अगर मैं इस मास को इधर कंप्रेस करूं मान लो x अमाउंट से, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो अगर ये कंप्रेस हो जाएगी तो इसके अंदर कोई तो ऐसे कंप्रेशन आ गया, दब गई ना, तो दब गई तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई जिसको हम कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो अपने को ध्यान रखने ही रखने हैं क्योंकि इन पर मैक्सिमम सवाल बनाए जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एनर्जी के फॉर्म ध्यान रखना है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, ये तो हम सभी जानते हैं
क्या होता है भाई काइनेटिक एनर्जी, कोई भी पार्टिकल एम वी वेलोसिटी के साथ है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी ड्यू टू वर्चू ऑफ इट्स मोशन, हाफ एम वी स्क्वायर। बस हर हमेशा यही है, ये तो है ना। हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होती है। जैसे ये है ना यू एम जी एच, मान लो मेरी रेफरेंस लाइन ये है, इसमें रेफरेंस लाइन का फंडा होता है कि कहीं पर आप एक जगह पर रेफरेंस लाइन मानते हैं, उससे अगर एच हाइट ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बनती है एम जी एच, और उससे एच हाइट नीचे जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है माइनस एम जी एच। ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगी एम जी एच और नीचे जाएंगे तो माइनस एम जी एच। तो रेफरेंस लाइन होती है। काइनेटिक एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। समझे बात को? तो ये बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, नेक्स्ट आती है इसमें वर्क पार्क एनर्जी थ्योरम जो आपकी होती है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम जिसे हम कहते हैं, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इजी सी चीज़ है। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे घरों में दैनिकली बताई भी जाती हैं अलग रूप में। हम कहते ही हैं कि भैया जैसा करोगे वैसा भरोगे, जनरल शब्द है ना हमारे, है ना। तो वही है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितना भी वर्क डन है, जितनी भी एनर्जी है, जो भी आप कर रहे हो सब कंजर्व है दुनिया में, कहीं मतलब ऐसा कोई भी चीज़ लॉस नहीं होगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। देखो अब ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव भी बताऊंगा। कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय सुडो फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखो। अब व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव का मतलब है जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, ध्यान से समझना है इस बात को, नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ, नॉट डिपेंडिंग ऑन पाथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये जमीन है, यहां पर कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल को आपने उठाया, इसे कहीं से भी घुमा फिरा के आप एक हाइट पर ले गए इसे, है ना, मान लो यहाँ ले गए, एच हाइट पर ले गए, है ना, और एक दूसरा पार्टिकल लिया आपने फिर, है ना, यहीं से ही लिया यही, और इसको आप बिल्कुल सीधा यहाँ से यहाँ ले गए। ये तो पाथ 1 है और ये पाथ 2 है ना। तो अगर आपसे पूछें कि भाई किस में ग्रेविटी के कारण से वर्क डन जो हुआ वो किस में ज़्यादा या किस में कम हुआ, तो ग्रेविटी जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आप किसी भी पाथ से ले जाओ, ओवरऑल इसमें जो इंक्रीज है पोटेंशियल एनर्जी का वो mgh ही है ना। अपन नॉर्मली लेते हैं तो mgh ही लेते हैं ना। तो आप चाहे इधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ, पूरी ब्रह्मांड में घुमा के लाओ, यहीं रखो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी रहेगी वो mgh ही रहेगी इन एनी ऑफ द केस, तो पाथ डिपेंडेंट नहीं। तो अगर हमें कभी कंफ्यूजन भी हो तो बस इतनी सी बात ध्यान रखें कि ग्रेविटेशनल जो एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स जो आप 12th में पढ़ते हैं, आपकी स्प्रिंग, ये सब कंजर्वेटिव हैं, सब मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, बस इतने में समझ जाना। आपके सिलेबस में जितने भी फोर्सेस है ना मेजरली, उस सारे के सारे कंजर्वेटिव हैं सिवाय फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन एकमात्र ऐसा फोर्स आपके सामने आएगा जो नॉन कंजर्वेटिव है, बाकी सब कंजर्वेटिव हैं, इसलिए पंगे कोई है ही नहीं, है ना। तो जैसा मैंने कहा कि नॉन कंजर्वेटिव, तो नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन, हाँ, फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट होता है। भाई सीधी सी बात है कि भाई मान लो ऐसा समझो कि जैसे ज़मीन है, तो ज़मीन पर कोई ब्लॉक रखा है, आप इसे घिसरते हुए यहाँ से यहाँ ले गए, या फिर यहाँ से यहाँ लाए पहले, फिर यहाँ से यहाँ लाए, तो पूछें तो किस में वर्क डन होगा? तो भाई इसमें ज़्यादा घिसरना पड़ा ना उसे, तो इस वर्क डन ज़्यादा होगा, यानी कि पाथ डिपेंडेंट है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान रखना बच्चों इन बातों को, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली ये बात कहती है कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, जितने भी नॉन कंजर्वेटिव लग रहे हैं या सुडो लग रहे हैं, उन सब के कारण से जो भी वर्क डन है
वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने में काम आता है। बस इतना ध्यान रखो, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बात समझे? बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें एक जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये भी बहुत यूज करते हैं। क्या होता है? जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ध्यान से देखो, यू आई प्लस के आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। इसका क्या मतलब है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो भी पार्टिकल सिस्टम की है इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हम तभी लगा सकते हैं जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ना कर रहे हों। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर काम चल रहा हो, जो कि मोस्टली केसेस में फ्रिक्शन नहीं होता है, जब जब फ्रिक्शन नहीं दिख रहा है तो आप ये लगाओ, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बात बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? यूनिट ऑफ पावर याद है? वॉट। क्या होती है? वॉट। वैसे तो ये वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, यानी कि अपन यूं भी कह सकते हैं जूल पर सेकेंड, पर जनरली जो यूज की आती है वो वॉट की आती है, या फिर 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट्स। ठीक है, ये डेटा याद रखना। तो एक जैसे अपन एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं किलोवाट आवर, अपने घरों का जो बिजली का बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है। तो इसका क्या मतलब है, कितना है जूल वगैरह में, ध्यान से देखें। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट। ठीक है ना, तो 1000 वॉट और 1000 वॉट आवर यानी इनटू में, एक आवर में कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड्स। अरे यही तो है ना भाई। हाँ, तो ये कितना आएगा? ये आया 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट इंटू सेकेंड, कितना हुआ? जूल। देखो, तो 1 किलो वॉट आवर, ये याद रखने वाला डेटा है। वैसे तो लिखने में निकाल भी सकते हैं, पर याद रखोगे तो भी आते सवाल इस पर। 1 किलो वॉट इतनी जूल ऑफ एनर्जी होती है, ध्यान रखने वाली बात है। समझ गए? ठीक है, तो हमने वर्क पावर एनर्जी का कंजर्वेशन देख लिया, हमने पावर देख ली। ये सारी चर्चाएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, अब कहानी गाने में तो हम बहुत कहानी गाते हैं वर्क पावर एनर्जी में, है ना, पर बेसिकली अपने को इतना पता होना चाहिए बच्चों। मुझे लगता है कि जो अपना इजी सेक्शन है ना पोटेंशियल एनर्जी का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखे आते हुए, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आते हैं, वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्चुअल आते हैं कि अगर आप ये बेसिक बातें ध्यान में रखेंगे ना तो चीज़ें बन जाएंगी, 75% तक बन जाएंगे। अब आप सोचो सर इतना सा बिल्कुल हो जाएगा, हम सिर्फ इतना ध्यान नहीं रख पाते, अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाते, इसलिए सवाल नहीं बनते। देखते हैं पिछले साल जो सवाल आए उससे देखते हैं क्या उससे पिछले साल आए। देखो जरा नज़र डालो एक बार, ये कुछ पिछले साल से और उससे पिछले सालों वाले क्वेश्चंस हैं, मैंने निकाल कर रखे, एक बार देखो जरा। देखो ये 2023 में आया हुआ सवाल है, देखिए एक बार अपने आप भी ट्राई किया करिए ना सवालों को, कि भाई पॉज कर लिया करिए वीडियो को और ट्राई किया करिए। पढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेस्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 8 सेंटीमीटर। देखो वो कह रहा है कि कोई स्प्रिंग है जिसको अगर हमने 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है, और अगर इसी को मैंने 8 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी। अभी अभी हमने देखा थ्योरी में कि भाई जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, यानी अपन यू लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिखेंगे 2/100, या फिर चूंकि ये मीटर में लिखते हैं ना अपन तो उस हिसाब से 2/100 यानी 0.02 स्क्वायर। ठीक है, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या फिर यू मान लो इसे, तो है ना, हाँ यू दिया हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और जो फाइनल आएगी यू डैश दैट विल बी हाफ के 0.08 स्क्वायर। यू डैश ही तो पूछा है इन्होंने। देखो अब बदल दो इसे जैसे भी है। देखो यहाँ से एक काम करें, 1/2 k/2 की वैल्यू कितनी आ रही है वो यहाँ डाल दो, ये आ रही है u/0.02 का स्क्वायर
इंटू 0.08 का स्क्वायर, पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन प्लस माइनस तो कर ही लेना यार। ये हो गया 8/2 है ना का स्क्वायर, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16 यू आ गया, खत्म बात। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं होता, 75% तक सवालों में कुछ भी नहीं होता, बेसिक नॉलेज पर हो जाते हैं, और इतना बना दोगे तो बात बन गई भाई, हो गया काम। देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 में आया हुआ है। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। देखो ये एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है और यहां पर एक बुलेट फायर की गई। उसने कहा कि जैसे एक बुलेट फायर हुई विद वेलोसिटी u, तो जब ये एंटर की तो u स्पीड से एंटर की। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, ये मान लो जब यहां से 24 सेंटीमीटर एंटर कर चुकी थी इसके अंदर, तो इसकी स्पीड हो गई थी u/3, ऐसे बोल रहा है वो। Then it further penetrate into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end। ये बिल्कुल यहाँ अलग एंड पर आकर रेस्ट पर आ गई, u0 हो गया इसका। तो उन्होंने पूछा टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज। देखो सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बस समझना बात होती है। तो यहाँ 24 सेंटीमीटर तक आने में स्पीड इतनी कम हुई है ना, तो अपन यूँ समझे ना भाई, वुडन ब्लॉक में जब अंदर पेनिट्रेट कर रही है तो उसे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, यानी जो एनर्जी का कंटेंट है वो उस वुडन ब्लॉक के फ्रिक्शन को ख़त्म करने में जा रहा है ना, उसे तोड़ते हुए निकल रही होगी ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ए से बी तक कितनी एनर्जी का लॉस हुआ है। तो अगर एनर्जी का लॉस देखें तो इनिशियल एनर्जी थी ½ m/u², फाइनल थी ½m/u²/9, ठीक है। तो यानी ½ m/u² तो कॉमन ले लो, 1 - 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9, यानी 8/9 ऑफ ½ m/u²। इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है 24 सेंटीमीटर में। ध्यान से देखना, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम अब इसे यूनिटरी मेथड से करते हैं, ध्यान से देखो, हम इसे ऐसे सोचेंगे कि इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है 24 सेंटीमीटर में, तो एक का लॉस कितने में होगा, 1 का, 24 अपॉन दिस अपॉन 8/9 इंटू 1/2 mu²। अगर 1 यूनिट ऑफ एनर्जी का लॉस इतने सेंटीमीटर में है तो टोटल तो ½ mu² थी ना, टोटल का लॉस कितने में होगा, ध्यान से देखते रहो। तो टोटल का लॉस होगा 24 अपॉन 8/9 1/2 mu² इंटू 1/2 mu²। यूनिटरी मेथड ना वही तो है कि 5 आम 10 रुपए में आते हैं, तो 10 आम कितने में आएंगे, वही मेथड तो लगा रहा हूँ मैं। तो ये पूरा कट गया, ये आया 24 अपॉन 8 इंटू 9, 8 3 जा 24, 27। पूरी एनर्जी 27 सेंटीमीटर में जाएगी बच्चों, 27 आ गया आंसर। थोड़ा सा सोचना था, मतलब यूनिटरी सोचना था बस, कि हाँ यार मतलब आप कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को, कि इतने उसमें इतने में जा रहा तो इसमें कितने में जाएगा। बड़ी बात तो फिर भी नहीं थी। चलो ध्यान से देखो, अगला देखो 2023। अ पार्टिकल मूव्स विद अ वेलोसिटी दिस, देखो वेलोसिटी वेक्टर दिया है, हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स भी दिया है। द इंस्टेंटेनियस पावर, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ भी नहीं, सॉरी F.V होता है ना इंस्टेंटेनियस पावर, अभी अपन ने देखा था फॉर्मूला, और F दिया है, सीधे डालो ना, 10I कैप प्लस 10J कैप प्लस 20K कैप डॉट V इज 5I कैप माइनस 3J कैप प्लस 6K कैप, ठीक है। तो ये आ गया 50 माइनस 30 प्लस 120, तो ये कितना आएगा भाई, 170 माइनस 30, तो ये आया 140 वाट। ख़त्म सवाल। देखो मैं फिर बार बार हर वीडियो में एक ही बात कह रहा हूँ, बेटा ज़्यादा प्रपंच में फंसने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिखा रहे हैं ना उतना कर लो, 75% कराओगे। हाँ हम अच्छे हैं फिज़िक्स में, हम चाहते हैं कि सर 700 प्लस लेकर आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ठीक है। बायो ऑब्वियसली आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आपका स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए,
बायो अच्छी रखो, केमिस्ट्री पे भी पकड़ बनाए रखो, और फिजिक्स में अगर इतना भी करके जाओगे तो वो बहुत अच्छा करके आओगे, समझे। नेक्स्ट देखो 22 में आया हुआ सवाल है, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलो वॉट ट्रांसमीटर इन 1 आवर, 1 घंटे में। अब जरा ध्यान से देखो, अभी अभी हमने बात की थी कि 1 किलो वॉट आवर में कितना होता है ना। इन्होंने कहा 1 किलो वॉट आवर का मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 1 किलो वॉट सप्लाई हो रही है। चलो, ट्रांसमीटर रेडियली रेडिएटेड बाय 1 किलो वॉट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। देखो मतलब समझो, 100 किलो वॉट का मतलब हुआ 100 इंटू 10⁻³ वॉट, और वॉट क्या होता है, वॉट होता है जूल पर सेकेंड, यानी इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में इतने जूल 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, इसका मतलब यही तो है। तो 1 आवर में कितनी होगी, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स, तो 3600 मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना आया है, अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें, इंटू 10⁻7 जूल्स। देखो सेकेंड आंसर खत्म, समझे क्या। नेक्स्ट देखो, स्प्रिंग वाला सवाल है, ये भी अपना 22 में कह रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आते हैं वर्क पावर एनर्जी से, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल टॉपिक है। क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u टुवर्ड्स ए स्टेशनरी स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट k अटैच्ड टू द वॉल एज शोन इन फिगर, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो भाई ध्यान से देखो, सीधे सीधी कह रहा है कि ये u वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि इनिशियली तो इसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m(u²), और जब ये इस स्प्रिंग को दबाएगा 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 तो इसकी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब ये रुक जाएगा ब्लॉक एकदम क्षण भर के लिए, वापस पीछे आएगा क्योंकि स्प्रिंग पीछे धकेलेगी, पर उस क्षण तो रुक जाएगा और बिल्कुल कंप्रेशन आ जाएगा इसके अंदर, है ना। यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ m(u² इज इक्वल्स टू हाफ k(x²), पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गई, ठीक है। तो 1/2 कट गया, तो x² कितना आया भाई, देखो mu² k है ना, अंडर रूट ले लो तो कितना आया, √m/k(u), खत्म, पहले ही आंसर है। फिर बार बार वही बेसिक्स, स्टिक टू बेसिक्स बस। देखो एक और सवाल है, ये भी अपना 22 में आया हुआ है, अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ऐसे मत सोचो कि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, बस इतना कहना चाह रहा है वो कि ग्रेविटी है वहां पर, एंड अ मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, देखो ए से बी पर शिफ्ट हुआ है मास थ्रू डिफरेंट पाथ, अलग अलग रास्ते, एक यहाँ से लेकर गए, एक ऐसे पाथ से लेकर गए, एक ऐसे पाथ से लेकर गए, W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट्स द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग देयर रिस्पेक्टिव पाथ, तीनों पाथों में W1 इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम पाथ 1, W2/2, W3/3, तो वो पूछ रहा है भाई क्या है, कौन सा वर्क डन ज़्यादा है, बोलो अपने आप बोलो, अभी अभी डिस्कस किया था थ्योरी में। हाँ, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वो पाथ पर डिपेंड करती ही नहीं, चाहे कहीं से भी ले जाओ उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, यानी W1, W2, W3 तीनों बराबर होंगे, देख लो बच्चों, तीनों बराबर है। तो देखो मैंने फिर आपको इस चैप्टर में पिछले साल में आए हुए 23, 22 जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है वहाँ तक के सवाल लेकर भी दिखाया कि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी मैंने थ्योरी बताई उसे अच्छे से कंज्यूम कर लो और सवाल प्रैक्टिस करो उतने ही, कोई टफ सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं, उन सवालों में जाने की ज़रूरत नहीं जो देख के ही लग रहा है अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही है कि यार ये तो पता नहीं क्या पूछ रहा है, क्या सॉल्यूशन देखकर भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब छोड़ दो, छोड़ने वाले सवाल हैं, बेसिक स्टिक्स टू बेसिक बस, और कुछ नहीं, तुम्हारा 75% का मैं वादा करता तुम करके आओगे, समझे। पर हाँ प्रपंच में फंसे, कभी ये करूँ कभी वो करूँ कभी ये करूँ, तो दुनिया में तो इतना प्रपंच है लाला कि फिर उसका पार नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, और फंस जाओगे फिर। जो बार बार कहता हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर इन नन, नहीं हमें कुछ वो नहीं चाहिए, हमें तो जितना है हमारा MBBS निकल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉलिजन और देखते हैं रोटेशन, वैसे तो कॉलिजन से भी ठीक ठाक कुछ सवाल आते हैं, है ना,
देखते हैं, कॉलिजन लेंगे तो कॉलिजन ले लेंगे, हाँ सेंटर ऑफ मास कॉलिजन ले लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए